आज इस दूसरे वीडियो के अंदर हम बिजोलिया के किसान आंदोलन या ऊपरमाल के किसान आंदोलन की बात करेंगे। सबसे पहले आज इस किसान आंदोलन की चर्चा हम करने जा रहे हैं बिजोलिया। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर आपको पता होगा BBU का मतलब क्या हुआ? बी फॉर बिजोलिया, बी फॉर भैंसरोडगढ़। बिजोलिया कहाँ है? राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में। भैंसरोडगढ़ राजस्थान के चित्तौड़ ज़िले में है, बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में है। और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं ऊपरमाल। ऊपरमाल का किसान आंदोलन, आपको जानकारी हो, ऊपरमाल की जो जागीर है, बिजोलिया की जो जागीर है, ये 100 वर्ग मील के क्षेत्र में लगभग हुआ करती थी और इसका संस्थापक अशोक परमार था। अशोक परमार को संग्राम सिंह प्रथम, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा, आपको जानकारी हो, मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा की अगर चर्चा करता हूँ तो राणा सांगा 1509 से लेकर और 1527 या यूँ कहूँ जनवरी 1528 तक वो मेवाड़ के महाराणा थे। और बाद में कालपी में उनको जहर दिया, खानवा का युद्ध उन्होंने बाबर के विरुद्ध लड़ा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि खानवा के युद्ध से पहले अशोक परमार जो है वो मेवाड़ के महाराणा सांगा की सेवा के अंदर आया था। ये अशोक परमार कहाँ का रहने वाला था? ये अशोक परमार जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। और जगनेर भरतपुर का रहने वाला, ये आपको जानकारी हो, जगनेर भरतपुर का रहने वाला ये अशोक परमार जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। और राणा सांगा की सेवा में जब आया तो राणा सांगा ने इसको बिजोलिया की जागीर दी। यह मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना बना। हालांकि बिजोलिया की जागीर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसान थे। वर्तमान के अंदर बिजोलिया भीलवाड़ा ज़िले में, मैंने आपको बता दिया। बिजोलिया के राजा, बिजोलिया के शासक या यूँ कहूँ जागीरदार उस समय सवाई कृष्ण सिंह थे। आपको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। बिजोलिया के अंदर जो जागीरदार था वो कृष्ण सिंह था, लेकिन उस समय चूंकि ये मेवाड़ की रियासत के अधीन आता था तो मेवाड़ के महाराणा उन दिनों हुआ करते थे फतेह सिंह जी। अब 1897 की घटना की चर्चा कर रहा हूँ। 1897 के अंदर ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर वहाँ पासी का एक गांव है गिरधारीपुरा, और गिरधारीपुरा गांव के अंदर वो इकट्ठे हुए। अपने यहाँ पर लोग गाँव के अंदर जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, किसी के घर अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर 12 दिन सुबह से शाम उसके घर बैठे रहते हैं। उसी के घर सुबह से लेकर शाम तक रियाण होती है, अमल और डोडे गड़ाए जाते हैं। ऐसी राजस्थान की परंपरा रही। तो ऐसी परंपरा रही तो इस परंपरा के अंदर कहते हैं कि गिरधारीपुरा गांव के अंदर जब सामूहिक रूप से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये 2 किसान थे, सभी किसानों के बीच में, मतलब गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज यानी मौसर, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में मौसर का अवसर था। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये 2 किसान थे। सभी किसानों ने ये तय किया कि कृष्ण सिंह हमसे इतने कर लेता है कि हमारा शोषण होता है, बरसातें होती नहीं है, फसलें होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लगान देना पड़ता है। और लगान भी क्या, हर चीज़, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा, ज़मीन बेचो तो जाजम लाग दो, इसी तरीके से गांव के बाहर राज्य की सेना आकर ठहरे तो खिचड़ी लाग दो, मवेशी बेचे तो सिंगोटी लाग दो, पानी पर अभियाना दो, मेवाड़ की रानियां जो सब्जी बेचने वाली मालिनों से ईंच ले, मतलब हर तरीके से शोषण ही शोषण जो है वो होता था। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये 2 किसान तय किए गए जो उदयपुर जाए और उदयपुर जाकर ठिकाने के जुल्मों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत करने का निर्णय ले, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में कृष्ण सिंह ने इन दोनों को निर्वासित कर दिया और नानजी पटेल और ठाकरी पटेल की पिटाई कर दी। अब 1897 के अंदर आपको जानकारी हो, एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के पास जब गए थे तो उनको तो आश्वासन एक तरीके से मिल गया, लेकिन जब वो वापस आए बिजोलिया तो सवाई जो राव कृष्ण सिंह था, उस राव कृष्ण सिंह को ये नागवार गुजरा कि कोई मेरी शिकायत कर रहा है, वो भी मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से जाकर। कृष्ण सिंह ने अपने जो लट्ठमार थे उन लट्ठमारों से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को पकड़वा दिया, या फिर यूँ कहूँ कि पकड़ के और उनको मार के उनकी बुरी गत बना के उनको जो है गांव के बाहर जाकर छोड़ दिया। समय
फिर चेंज होता है, 1903 का वर्ष आता है, 1897 को 6 साल हो गए। 1903 के वर्ष के अंदर एक घटना घटित होती है और वो घटना ये घटित होती है कि कृष्ण सिंह की मौत हो जाती है। सॉरी, 1903 की बात कर रहा हूँ, 6 की नहीं। 1903 के अंदर कृष्ण सिंह के साथ एक घटना घटित होती है कि वो जनता पर एक नया कर लगाता है और उस नए कर को कहते हैं चवरी कर। अब ये चवरी कर जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास के अंदर भी की थी। चवरी कब मनती है? जब घर में लड़की की शादी होती है, और जब घर में लड़की की शादी हो चवरी मनती है, मंडप पड़ता है, उस समय किसान को अपनी लड़की की शादी पर 5 रुपये, देखो लड़का लड़की दोनों की शादी पर नहीं, दोनों की शादी पर सामूहिक रूप से कहूँ तो लड़की वाले, वधू पक्ष वाले, वो कितना कर देंगे? वो कर 5 रुपये का देंगे। कितना कर देंगे? 5 रुपये का कर। लेकिन आप सोचिए, ये बात 1900, अब आप आज कहोगे कि 5 रुपये में क्या है, लेकिन बात 1903 की हो रही है और वर्तमान में 2020 चल रहा है। 117 साल हो गए, तो 117 साल पहले 5 रुपये की क्या कीमत रही होगी? आज के लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है। वो 5 रुपये का कर एक तरीके से जो है वो चवरी कर के रूप में किसान को अपनी लड़की की शादी पर देना होता था। किसान का शोषण हुआ तो किसान ने क्या किया, 2 साल तक गांव के अंदर सभी किसानों ने अपनी लड़कियों को कुंवारा रखा। 1906 का वर्ष आया, कृष्ण सिंह की मौत हो गई, लेकिन अपनी मौत से ठीक 1 साल पहले 1905 में कृष्ण सिंह को वो चवरी कर हटाना भी पड़ा, क्योंकि चवरी कर के नाम पर कोई पैसा जमा हुआ ही नहीं, क्योंकि चवरी कर लगाने के बाद किसानों ने अपनी लड़की की शादी करना ही बंद कर दिया था। 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मौत हो जाती है। 1906 के अंदर कृष्ण सिंह की मौत हो जाती है। मौत के बाद पृथ्वी सिंह बिजोलिया का जागीरदार बना, जिसने तलवार बंदाई का कर जनता पर थोप दिया। तलवार बंदाई, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि तलवार बंदाई का कर क्या होता है। जैसे सपोज कोई जागीरदार है और उस जागीरदार की मौत हो जाती है और जागीरदार की मौत के बाद उसका उत्तराधिकारी शासक बनता है, तो ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार बना यानी तलवार बांधी, और तलवार बंदाई पर जो कर दिया गया उसे तलवार बंदाई का कर कहते हैं। और ये तलवार बंदाई का जो कर है, आपको जानकारी हो, ये तलवार बंदाई का कर उसने बिजोलिया की जनता के ऊपर थोप दिया। और जब तलवार बंदाई का कर बिजोलिया की जनता के ऊपर थोप दिया, तो ऐसी स्थिति के अंदर बिजोलिया के किसानों ने फिर से विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया और साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और आपको जानकारी हो ब्रह्मदेव, 3 व्यक्ति थे, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। यानी आपको जानकारी हो, साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों के नेतृत्व के अंदर विरोध करते हुए किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा और भूमि कर नहीं देने का फैसला किया। ठिकानेदार की इस दमन कार्रवाई से आंदोलन दब गया। अब बात एक चीज़ और कहूँगा, 1914 के आते आते कहते हैं कि पृथ्वी सिंह की मौत भी हुई, और पृथ्वी सिंह की मौत के बाद में उसका पुत्र था केसर सिंह, लेकिन वो केसर सिंह चूँकि अल्पवयस्क था, इसलिए मेवाड़ राज्य ने बिजोलिया के अंदर मुनसरमात लागू कर दी। ये मुनसरमात एक तरीके का राज्यपाल शासन, जैसे आज की तारीख में कहते हैं राष्ट्रपति शासन जैसे कहते हैं, वैसे ही चूँकि अल्पवयस्क था केसर सिंह, तो उसके सारे अधिकार मेवाड़ रियासत ने अपने अधीन ले लिए। यानी मेवाड़ राज्य ने, कहते हैं कि वहाँ पे लाला अमृतलाल नाम का व्यक्ति था, उसको अपना प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब बात बिजोलिया के किसान आंदोलन के अंदर एक व्यक्ति का प्रवेश होता है, और वो व्यक्ति है श्री विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक की चर्चा हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम न केवल विजय सिंह पथिक के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि ये बिजोलिया का किसान आंदोलन किस तरीके से प्रगति प्राप्त करता है। धन्यवाद।